सो हेलो दोस्तों, चलो आपको मैं बताता हूँ आज कि हम आज क्या करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, काफ़ी आसान होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको भी बताता हूँ। पीछे हमने क्या देखा था? पीछे हमने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। तो अब इसके आगे देखेंगे, छोटी सी चीज़ बची है और क्वेश्चन करने वाले हैं। आसान होने वाला है, मज़ा आएगा आपको बच्चों। अब क्वेश्चन जेई में पूछे जा चुके हैं, वो भी कराएंगे। चलिए आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, काफ़ी आसान है। क्या है यहाँ पे देखते हैं। पहले की तरह ही वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम किसी चेन को, जैसे आप चेन नहीं पहनते हैं बच्चों, गले में चेन पहनते हैं, और उस चेन को अगर मैं कहीं पे एज पे लटका देता हूँ, टेबल के एज पे, कुर्सी के एज पे, और उसको मैं ऐसे करके खींचता हूँ, तो देखते हैं धीरे धीरे सर 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 ऊपर की तरफ आता है। और कहीं पे अगर छोड़ देते हैं ना, तो डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर जाता है बच्चों, किसी चीज किसी लेंथ पे। तो ये सब कैसे हो रहा है, किस लेंथ पे हम छोड़ रहे हैं कि वो गिर जा रहा है, और गिरने का वेलोसिटी क्या है, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, है ना। काफ़ी अच्छा है बच्चों, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि वर्क डन कितना हम काम करें अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर हमको उस चेन को खींचना है। जब चेन लटका होता है किसी एज पे, देखिए कैसा सीनेरियो होता है, कैसा सीनेरियो होता है बच्चों, ऐसा ही तो होता है। मान लेते यह कैसा है, ये हमारे पास कोई दे दिया है कि जैसे होता है ना टेबल का एज, मत बच्चों समझ लीजिए। देखिए ये कैसे, ये देखिए ये क्या है, ये चेन है बच्चों, ऐसे करके, है ना, चेन ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, चेन जो होता है लटका होता है ऐसे करके। ठीक है, तो एज पे अगर ये चेन ऐसे लटका हुआ है, अगर हमें बच्चों इस चेन को ऊपर की तरफ खींच लेना है, ऊपर की तरफ ऐसे करके खींच लेना है, तो हमें कितना फोर्स लगाना होगा और उसका वर्कडन कितना होगा। फोर्स लगाएंगे तो काम होगा, काम होगा तो वर्कडन आएगा, है ना। ठीक है, तो इसको बच्चों इधर की तरफ हमें खींचना है फोर्स लगा के। कितना फोर्स लगाना होगा वो हम पहले देख लेते हैं, वही उसका वर्कडन फिर निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि इस ये जो इतना बड़ा सा ये जो चेन है ना, ये जो चेन आपको दिया है, इसका मास m है और लेंथ क्या है बच्चों, l है। ठीक है, इसका मास m है और इसका लेंथ क्या है बच्चों, l है। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, और मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ कितना लटका हुआ है, लटका होगा, कुछ तो लटका होगा। इसका पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक का एल है, कैपिटल एल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कैपिटल एल है। ठीक है, और मास एम है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो लटका हुआ है, इसका मास कुछ और होगा और इसका लेंथ कुछ और होगा। ठीक है, तो मास कुछ होगा और लेंथ कुछ और होगा। तो इसका मैं मान लेता हूँ कि लेंथ कितना लटका हुआ है, ये कितना लेंथ नीचे लटका हुआ है बच्चों, एक्स लेंथ नीचे लटका हुआ है। मान लिया, मानने के क्या ऊपर है, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, और एक्स लेंथ नीचे लटका हुआ है। एक्स लेंथ का मास कितना होगा बच्चों, मास देखिए, मास आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए यूनिटरी मेथड से। अगर हमें एल लेंथ का मास कितना दिया होगा बच्चों, एम दिया हुआ है, तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई एल होगा। और वही हमें एक्स लेंथ में निकालना है, तो एक्स लेंथ में एम बाई एल इंटू एक्स कर देंगे। तो ये मास हो जाएगा किसका, स्मॉल एम, जो इसका नीचे जो लटका हुआ है ना, इसका स्मॉल एम मास हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। यूनिटरी मेथड है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। एल लेंथ का मास एम है ना, 1 मीटर कपड़े का मास है, एम है, तो एक यूनिट में कितना होगा, एल नीचे चला गया। ठीक है, और वही अगर एक्स लेंथ की बात करें, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो उसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, एम बाई एल, तो ये पहले से था, इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल एम आ जाएगा। स्मॉल एम मतलब ये वाला। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता चल गया और मास पता चल गया, तो हमें निकालना है कि हम कितना इधर वर्क डन करें कि ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ खींच लें, वही चीज़ है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन क्या होता है बच्चों, एफ डॉट डी एस होता है, पढ़ा है हमने, एफ डॉट डी एस होता है। ठीक है, डी डब्ल्यू अगर वर्क डन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो वर्क डन हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, ऐसा हमने पढ़ा है पीछे। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये फोर्स होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि फोर्स कितना हम लगा रहे होंगे। जो भी इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होंगे बच्चों, वही तो इधर एम जी होगा नीचे। ये फ्रिक्शन लेस है, ये मैं बताना भूल गया बच्चों। ये क्या है, ये जो सरफेस है फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस मतलब फ्रिक्शन नहीं है, म्यू का वैल्यू क्या है, 0 है। स्मूथ है, स्मूथ है तो मतलब कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा होगा, फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। लेकिन जो हम खींच रहे हैं ना फोर्स लगा के, तो वो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगा, जो ये नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा इस पर। ये पूरा का मास कितना है बच्चों, स्मॉल एम है, तो इस पर एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा ना, नीचे की तरफ स्मॉल एम इंटू जी, और ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और खींच किधर की तरफ रहे हैं, ऊपर की तरफ। मान लेते हैं ऊपर की तरफ हम खींच रहे हैं ना बच्चों,
ये लटका हुआ है तो इसका कुछ mg होगा, ठीक है, और हम खींच इधर की तरफ रहे फोर्स लगा के, तो जाएगा किधर, ऊपर की तरफ, और कितना लेंथ जाएगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम dx लेंथ ऊपर भेजेंगे, है ना। देखिए तो फोर्स कितना लगा रहे हैं बच्चों, mg, स्मॉल mg, ठीक है। और देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, ये इधर की तरफ हमारा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और जा किधर की तरफ रूपा ऊपर की तरफ जा रहा है, और फोर्स ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, और वो जा ऊपर की तरफ रहा है, तो नेगेटिव आएगा, एक 180 डिग्री हो गया ना, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये ds कितना है, मान लेते हैं x लेंथ। देखिए ये जो हम खींच रहे हैं ना, ये खींच रहे हैं, ये इतना लेंथ, टोटल लेंथ तो x है बच्चों, लेकिन जो हम खींचे हैं कुछ किसी इंस्टेंट पे हमने कुछ खींचा होगा, तो कितना खींचा होगा, मान लेते हैं हमने dx लेंथ ऊपर की तरफ खींचा होगा, तो वही ds के जगह पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अरे समझ में, फोर्स कितना लगा mg, और ds मतलब ऊपर की तरफ खींचा कितना, dx, ठीक है। और नेगेटिव क्योंकि ये लग रहा है नीचे और ये लग रहा है ऊपर, तो 180 डिग्री cos 180 -1, सिंपल। तो अब बच्चों हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ से करते हैं। मान लेते हैं इसका पूरा लेंथ कितना था बच्चों, इसका पूरा लेंथ कितना था बच्चों, आप बताइए कितना था। इसका पूरा लेंथ x था, ठीक है, पूरा लेंथ x था, तो हम x से खींच के कहाँ तक ले गए, x से ये पूरा लेंथ x था, और x से ऐसे खींचते 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 ऊपर की तरफ ले आए, तो x धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0, ये x यहाँ से यहाँ तक है, और खींचते गए ऊपर की तरफ, तो खींचते गए खींचते गए खींचते गए, तो यहाँ लेंथ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ लेंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फाइनली, है ना। ऐसे समझिए चीज़ों को। अब बहुत आसान हो गया। स्मॉल m का वैल्यू कितना है, यहाँ से लिख सकते हैं, कैपिटल M L x g dx, इंटीग्रेशन माइनस का है और x से 0 तक, ठीक है, आसान है बच्चों। आई थिंक ये x जो हमने लिखा है बच्चों, आई थिंक जो हमने ये l मतलब x लेंथ लिखा है ना, x लेंथ ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, वो ये वाली है, ठीक है, वो आगे हम कर लेंगे। देखिए तो अब क्या करना है बच्चों, m/l कांस्टेंट है, m/l कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, x dx का इंटीग्रेशन कर देंगे, x से 0 तक, -1 है, पता है बच्चों ये ओवरऑल माइनस में आएगा, माइनस का m/l g, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, तो x²/2 हो जाएगा, 2 बाहर ले लिए, ठीक है, x²/2 मतलब 2 हमने बाहर ले लिया, और कहाँ से जा रहा है, x से 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ mg 2l हो गया नीचे, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, 0 माइनस, तो माइनस का x² आ जाएगा, ठीक है, माइनस का x² आ जाएगा, तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें पता चल गया कि वर्क डन आ रहा है बच्चों mg(x²/2l), ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब तो क्लियर होगा आई थिंक बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। यहाँ पे सब कुछ आपको पता होना चाहिए। x क्या है बच्चों, x जो यहाँ पे लेंथ लटका हुआ होगा नीचे चेन का, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास पूरा पूरा, कैपिटल M क्या है, पूरा मास, ये पूरा मास, और L पूरा लेंथ नीचे 2, तो ये इतना वर्क करना पड़ेगा, नीड टू वर्क फॉर नीड टू वर्क फॉर पुलिंग चेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर हमें चेन को खींचना है पूरा, तो हमें इतना काम करना होगा, है ना बच्चों, इतना काम करना होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई इतना इंटीग्रेशन करके, इतना समझ के, टीचर ने तो कर दिया, मास्टर ने तो कर दिया, अब हम ऐसे एग्जाम में करने जाएं तो क्या होगा, ये छूट जाएगा क्वेश्चन आगे वाला। तो ऐसे नहीं करना है, ये तो हमने आपको करके बता दिया कि ऐसे करना है, बट अगर टाइम ही नहीं है, हमें डायरेक्टली करना है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों। ये क्या है, यूनिफॉर्म था ना, यूनिफॉर्म था। जब चेन हम देखते हैं तो वो छोटा छोटा चीज़ों से बनता है और सब सेम होता है। जो कड़ी होती है, कड़ी कड़ी सेम होती है, छोटा सा कड़ी, छोटा सा कड़ी, छोटा सा कड़ी, सारा कड़ी सेम होता है, तो वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, इसको मैं कॉपी कर लूँ बच्चों, है ना, और मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि उसी चीज़ को मैं बताता हूँ आपको, ये जो यहाँ पे था, तो हमने तो देख लिया कि वैसे करने से आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने से, लेकिन हमें पता है कि ये जो बड़ा सा लेंथ है ना चेन का, इसका हमें मास और लेंथ हमें पता है, ठीक है, हमें मास और लेंथ इसका पता है बच्चों, पता है, ठीक है।
तो ये जितना भी लटका होगा नीचे बच्चों, ये जितना भी लेंथ लटका होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, इसी का तो लेंथ का कुछ पार्ट होगा। मतलब मान सकते हैं L/2 लटका हो, नीचे कितना लटका हो, L/2 लटका हो। क्वेश्चन में ऐसे ही देता है, नीचे मान लेते हैं L/3 लटका हो, नीचे L/6 लटका हो, ऐसे ही कुछ देता है। तो मान लेते हैं कि नीचे क्या लटका होगा, नीचे क्या लटका होगा, L/n लटका होगा। n कुछ भी हो सकता है ना, n कुछ भी हो सकता है, L/2 L/3 L/4, कुछ पार्ट ही तो लटका है ना, L का कुछ पार्ट ही लटका है, तो मान लिया L/n लटका होगा। ठीक है, तो हम अब यूज करने वाले हैं बच्चों। अब सोचिए, सोचिए कि ये नीचे वाला लटका हुआ जो चेन है ना, ये नीचे लटका हुआ जो चेन है, इसका सारा मास सेंटर पे आ गया। कहाँ आ गया, सेंटर पे आ गया। क्यों आ गया सेंटर पे, क्यों आ गया, सोचने वाली बात है। क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का प्रयोग कर रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट सेंटर ऑफ मास क्या करता है ना, वो चीज़ों को, जो पूरा मास होता है उसको सेंटर पे कंसंट्रेट कर देता है, ताकि सोल्व करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसंट्रेट कर देते हैं चीज़ों को इस जगह पे। ठीक है, इसका पूरा मास कितना था बच्चों, यहाँ जो लटका हुआ है, ये जो लटका हुआ है इसका मास कितना था, स्मॉल m कितना रहा था, पीछे आपने देखा ना, एल लेंथ का मास कितना था बच्चों, m था। 1 यूनिट का कितना होता है, m/l हो जाता है। और वही अगर हमें पता करना है L/n का, देखिए इसका लेंथ कितना हमने मान लिया, अब L/n मान लिया, तो 1 यूनिट में m लेंथ है, तो L/n यूनिट में कितना होगा, m/l इंटू जो होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं L/n, तो L कट जाता है तो कितना आ जाता है m/n। तो स्मॉल m का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों इस बारी, स्मॉल m मतलब जो लटका हुआ मास, वो कैपिटल M/n आ जाएगा। तो इसका मास कितना आ गया, स्मॉल m। ठीक है, तो स्मॉल m हम आगे चल के ही रख देंगे, इतना मास आ गया। हम क्या किए हैं कि सेंटर ऑफ मास लिए हैं, ये जितना लटका हुआ है, तो ये पूरा लटका हुआ मान लेते हैं कि पूरा लटका हुआ इतना था, तो उसका बीच में ही तो सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बच्चों, यूनिफॉर्मली है, तो बीच में ही होगा। तो ये पूरा लेंथ L/n है, तो इसका आधा लेंथ कितना हो जाएगा, इतना। तो आधा लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, आधा लेंथ, ये पूरा लेंथ हमें दिया हुआ था, देखिए ये जो लटका हुआ है ना, इसका पूरा लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, L/n। इसका आधा लेंथ कितना होगा, जो सेंटर ऑफ मास L/2n, आधा लेंथ, आधा तो यही है ना, यहीं पे ये वाली है ना बच्चों, आधा तो यही है, सिंपल। और आधा ये है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली अब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें वर्क डन कितना करना होगा, काम कितना करना होगा, F.ds। ठीक है, इस चेन को ऊपर खींचने के लिए काम करना होगा ना बच्चों, काम करना होगा। तो ये वाली मास मान लेते हैं आधा हो गया ना। अब ये मास जो था, ये पूरा मास नीचे की तरफ क्या लग रहा था, mg लग रहा था, mg लग रहा था। ठीक है, अब नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो अब इसका मास क्या हुआ है, इतना मास हम ले रहे हैं, तो ये mg नीचे की तरफ लग रहा है, और हम खींच किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो अब हम सेंटर ले लिए ना बच्चों, सेंटर ले लिए, बीच का चीज़ हम ले लिए। तो अब हमें क्या करना है, बीच से देखना है, सेंटर से देखना है। तो अब हम लिखेंगे जो वर्क डन होगा, फोर्स जो कि नीचे की तरफ स्मॉल mg लग रहा है, और कितना डिस्टेंस हमें ऊपर खींचना होगा, पूरा नहीं खींचना है, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास पर सारी चीज़ों को कंसिडर कर चुके हैं। तो अब हमें खींचना कितना है बच्चों, L/2n लेंथ ऊपर खींचना है, L/2n लेंथ ऊपर खींचना है। और क्या होगा बच्चों, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि खींच ऊपर रहे हैं और नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, तो आसानी से बता सकते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, और स्मॉल m का वैल्यू कितना था, कैपिटल M डिवाइडेड बाई n इंटू GL/2n। तो अब हम बता सकते हैं mgl/2n स्क्वायर। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ रहा है बच्चों, mg कैपिटल L डिवाइडेड बाई 2n का स्क्वायर। तो ये हमारा काम करना पड़ेगा, हमारे को ऊपर खींचने के लिए, हमारे को ऊपर की तरफ खींचने के लिए इतना काम करना पड़ेगा, तभी ये चेन ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। सेंटर ऑफ मास से हमने किया तो कितना आया, इतना, इधर कितना आया था बच्चों, ये दोनों सेम है, इसमें गड़बड़ाना नहीं है कि हम अब अलग आ गया, अब तो क्या होगा, अब तो अलग अलग आ गया, सर बोल रहे थे सेम आएगा, सेम है बच्चों। बताते हैं कैसे। यहाँ पे जो x आया है ना, ये x क्या है बच्चों, x ये लेंथ था जो लटका हुआ था। अब ये लटका हुआ लेंथ क्या होगा, कुछ पार्ट ही तो होगा L का, L का कुछ पार्ट होगा, L/2 L/3 L/6 कुछ ऐसा ही तो होगा। तो x को हम L/n रख सकते हैं, x को हम L/n रखेंगे तो क्या होगा, L² आएगा, तो एक L कट जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ करके, ये जो आया है mg, x को क्या रखना है, L/n, तो L²/n² हो जाएगा, और नीचे क्या था, 2L था, तो एक L कट जाएगा, तो क्या आया, mgl डिवाइडेड बाई 2n²। ये कितना आया बच्चों, mgl डिवाइडेड बाई 2n²। यहाँ भी क्या आया बच्चों, सेम आया है, सेम ही आएगा। बस हम यहाँ पे क्या किए हैं बच्चों, जो x था उसको हमने ऐसे कंसिडर किया कि कुछ पार्ट होगा,
लेंथ का कुछ पार्ट होगा। हम क्यों ऐसे बताएं, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। बस समझना है चीज़ों को, और ये चीज़ आसान है बच्चों। बस सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे कंसिडर करना है। मास पूरा ले लेना है इसका, जो तो मास होएगा ही स्मॉल m, और इसका लेंथ कितना लेंगे बच्चों, इतना लेंथ लेंगे, सेंटर ऑफ मास से लेंथ लेंगे, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। अब सोचेंगे कि सेंटर ऑफ मास पे तो मास आधा हो जाएगा ना, मास आधा नहीं होगा, मास ही पूरा था, बस हमने कंसिडर किया इस पूरे मास को इस सेंटर पे। अरे समझ में, ये पूरा मास वही है, मास को आधा नहीं किया हमने, लेंथ को आधा किया है। अरे समझ में बच्चों, ये मास तो वही है, बस मास को, ये पूरा मास पहले ऐसे फैला हुआ था, इसको हम ऐसे सेंटर पे कंसिडर कर दिए, मास वही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया बच्चों कि हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम चेन को छोड़ दें ऊपर से, ऐसे पकड़े थे, होता है ना किसी लेंथ पे हम जाते हैं और वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वो लेंथ कितना होगा और वो गिरेगा तो वेलोसिटी कितना होगा, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। आसान है बच्चों, देखते हैं। देखिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं एक ऐसा एज है, जो एज हम बना रहे हैं ये मान लेते हैं टेबल का एज है, और ये बच्चों चेन है, ये चेन इस पर लटका हुआ है, ठीक है। ऐसे ही तो लटका होता है चेन। हमें पता चल गया कि हम सेंटर ऑफ मास से लेंगे, तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ चेन व्हाइल लीविंग द टेबल। जब ये पूरा मास यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ पे पकड़े होंगे ना फोर्स लगा के, कुछ ऐसे चापे होंगे, और जब हम इसको छोड़ देंगे, इसको मान लेते ऐसे अंगूठे से आपने चापा है बच्चों, है ना, ऐसे करके आपने अंगूठे से इसको चाप रखा है। पता नहीं कैसा अंगूठा बनाया मैंने, ऐसे करके आपने मान लेते पैर से ही चाप रखा है ना, ऐसे किसी चीज़ से हमने क्या किया है ना, इस पर दबा रखा है, चाप रखा है ऐसे, और जैसे ही छोड़ेंगे ये ऐसे करके सर नीचे की तरफ गिर जाएगा। आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, ठीक है। तो सर नीचे की तरफ गिर जाएगा बच्चों। अब क्या करना है हमें, यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पे जब आ जाएगा, फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा बच्चों बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ फाइनली क्या होगा। फाइनली जब ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है, फाइनली ये चेन नीचे की तरफ ऐसे करके गिर जाएगा, टोटल चेन ऐसे करके नीचे की तरफ गिर जाएगा बच्चों। यही तो होगा, सोचिए ना बच्चों, ये क्या होगा, ऐसे ही नीचे की तरफ गिर जाएगा। जब यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ हटा देंगे, तो ऐसे सर नीचे की तरफ गिर जाएगा, फाइनली यही होगा, ठीक है। ये पूरा चेन का लेंथ और मास हमें दे दिया है, पूरा लेंथ L है और मास कैपिटल M है, ठीक है, चेन का दे दिया है। अब हमें इनिशियल ये था, फाइनल ये था, ठीक है। हमें बताना है इसका वेलोसिटी कितना होगा, किस वेलोसिटी से नीचे गिर रहा होगा बच्चों, है ना, नीचे की तरफ किस वेलोसिटी से गिर रहा होगा, ये चीज़ हमें बताना है, हमें ये चीज़ बताना है। सोचिए बच्चों कैसे किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं। बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स तो लगा रहे हैं, ये वाली ये चीज़ हम बस चापने के लिए लगाए हैं, ठीक है। बोलेंगे एक्सटर्नल तो है, बच्चों ले लो एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स ऐसे है और ये जा ऐसे रहा है, तो 90 डिग्री है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, समझिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा है, और ये बच्चों स्मूथ है, ये स्मूथ है ना, ये बच्चों क्या है, स्मूथ है, चिकना है, तो एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, और हम यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, पीछे बताया था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में कि ई इनिशियल क्या होता है, फिर ई फाइनल के इक्वल हो जाता है। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है। इसी का यूज करते हैं यहाँ पे, उससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। चीज़ें आसान है बच्चों, समझिए, है ना। इनिशियली क्या था, इनिशियली देखिए बच्चों, इक्वेट करते हैं ना, इक्वेट करते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, सब चीज़ रेस्ट पे है, यू का वैल्यू 0 है, फाइन इनिशियली 0 हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों, जब चेन लटका हुआ था यहाँ पे, तो हम फोर्स ऐसे की तरफ लगा रहे थे ताकि हम ऊपर की तरफ खींच लें, तो उस इंस्टेंट पे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या था बच्चों, पीछे वही चीज़ हम निकाल रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी ही हम निकाल रहे थे, ताकि हम उस वर्क कर रहे थे ना, उसको खींचने के लिए ऊपर वर्क कर रहे थे। लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना पार्ट का कितना था बच्चों, वही था, पोटेंशियल एनर्जी वही था बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज, है ना, निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज, वो डेल्टा यू होता है। और यहाँ पे वही डेल्टा यू को हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। अरे समझ में बच्चों, समझ में आना चाहिए आपको, है ना। तो पीछे जो हमने ये निकाला था, ये जो वर्क डन हम निकाल रहे थे,
यही उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही इसका पोटेंशियल एनर्जी। इस लेवल को हमने क्या मान लिया है, इस लेवल को हमने जीरो लेवल मान रखा है ना, इस लेवल को हमने जीरो लेवल मान रखा है। यहाँ से जितना नीचे होगा उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बता सकते हैं। देखिए कुछ करना नहीं है यहाँ पे, हम चीज़ों को कहाँ लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे लेते हैं। तो ये पूरा लेंथ एल बाई एन होता है ना, एल बाई एन होता है यहाँ से यहाँ तक, हमने पीछे बताया कैसे लेते हैं। तो इतना लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, एल बाई टू एन, आधा हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ मास पे हमने ले लिया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये इसको जीरो पोटेंशियल मान लिया, यू जीरो है यहाँ पे, है ना। तो इससे नीचे लटका हुआ है, इससे नीचे लटका हुआ है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का कितना लटका हुआ है, एम। इसका मास कितना होगा बच्चों, मास बताइए बताइए बताइए। हमेशा मास में एक ही चीज़ उपयोग करना है, कैपिटल एम, एल लेंथ का मास एम है, तो अगर एल बाई एन का मास हम पता करें तो कितना होगा, वो एल बाई एन का मास हम पता करें तो कितना होगा, एम बाई एल ऐसे आ जाएगा इंटू एल बाई एन, तो ये हो जाएगा एम बाई एन, है ना बच्चों, आसान है, ठीक है। तो एम बाई एन मास हो जाएगा, तो माइनस का एम बाई एन, एम जी एच कितना है बच्चों, एल बाई टू एन। तो हमें यू इनिशियल पता चल गया, निगेटिव का एम जी एल डिवाइडेड बाई टू एन स्क्वायर। मैं क्यों बोल रहा था बार बार कि पीछे वाला ही आ जाता है, क्योंकि बच्चों उतना ही हमें पोटेंशियल एनर्जी लग रहा था इस चेन पे, और वही वर्क डन में बदल जा रहा था, हम काम कर रहे थे उतना ही। आई थिंक क्लियर होगा, तो इतना ही आ रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जा रहा है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये गिर रहा है तो फिर से वही करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ले लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये पूरा लेंथ है, तो ये इतना लेंथ कितना हो जाएगा, एल बाई टू, इतना लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, एल बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कैसे, एम मास कितना हो जाएगा, मास तो एम ही है, जी नीचे की तरफ लग रहा है ना। हमने क्या कंसिडर किया है, हमने इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर किया है, यू जीरो, ये यू जीरो है। तो इससे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, और इससे ऊपर जाते तो पॉजिटिव, तो नीचे ही तो जा रहा है चेन, तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव ऑफ एम जी एल बाई टू। अब चीज़ें बहुत आसान हो गई, अब चीज़ें आसान हो गई कैसे, देखिए यहाँ पे बस पुट कर देना है, इनिशियल जीरो और इनिशियल कितना है, नेगेटिव ऑफ एम जी कैपिटल एल डिवाइडेड बाई टू एन स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल कितना है, नेगेटिव है ना बच्चों, नेगेटिव है एम जी एल बाई टू, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान हो गई, यहाँ से चीज़ें हम बता सकते हैं, यहाँ से कट जा रहा है कुछ चीज़, हाफ हाफ नीचे की तरफ जो भी होता है वो कट जाता है, कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम भी कट रहा है। अब देखिए बच्चों, निगेटिव का जी एल बाई एन स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का जी एल। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों, जी एल कॉमन ले लेते हैं इंटू वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर जी एल इंटू वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर। देखिए चीज़ें कितना आसान है, आगे आंसर यही है, वेलोसिटी गिरने का वेलोसिटी इसका यही है। अगर सवाल आता है तो ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आसान है यार, ठीक है। अब हम पूछे थे कि कितना लेंथ पे हम उसको रखें यहाँ पे, कि जैसे ही छोड़े वो गिर जाए। कुछ लेंथ होता है ना, कुछ लेंथ पे अगर हम रखते हैं बच्चों तो उस लेंथ के बाद क्या होता है, उसको छोड़ते हैं तो वो गिरने लगता है। तो ये लेंथ हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, ये लेंथ कितना माने थे, एल बाई, ये लेंथ हम कितना माने थे, एल बाई एन है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ एल माइनस एल बाई एन हो जाएगा। तो इतना लेंथ पे हमें रखने पे गिर जाएगा, वही चीज़ हम कर सकते हैं वैसे, ठीक है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। आगे सवाल करते हैं, बहुत अच्छे आपको समझ में आएगा, और ये चीज़ ध्यान रखना है, खुद से एक बार कर लेना है, ठीक है ना, ताकि क्लियर हो जाए। चलिए तो देखते हैं सवाल, पीछे सबसे रिलेटेड सवाल रहेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ मास एम दे दिया है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस बना देते हैं। कोलाइड्स विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट के, अच्छा, विथ फिक्स्ड विद अ वाल, एक वाल है इधर की तरफ, देखिए बच्चों ये वाल है, इससे क्या है, एक स्प्रिंग फिक्स्ड है, एक स्प्रिंग ऐसे करके फिक्स्ड किया गया है, और इधर से एक ब्लॉक बच्चों मास एम का वेलोसिटी वी नोट से इधर की तरफ दौड़ता चला जा रहा है, मतलब चलता जा रहा है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे दिया है। तो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, जैसे ही जाकर इससे टकरा जाएगा तो ये बच्चों दब जाएगा, ये ऐसे करके यहाँ जाएगा, ये ऐसे करके दब जाएगा। फाइनल समझ रहे हैं, फाइनली क्या होगा,
फाइनली यही चीज़ होगा कि ऐसे होगा, इस चीज़ें स्मूथ है ना, चीज़ें स्मूथ है, ये क्या हो जाएगा ना, ऐसे दब जाएगा बच्चों, ये चीज़ दब जाएगा तो यहाँ पे मास सेम है, ये दब जाएगा इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स है ना, ठीक है। और ये के इसका था, ठीक है, यही चीज़ होगा ना बच्चों। और फाइनली ये क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा, भी जीरो हो जाएगा इसका। आसान है। हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, वही मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब एक्स लेंथ कंप्रेस हुआ ना, यहाँ से यहाँ जाने में इसका कितना लेंथ, एक्स लेंथ कंप्रेस हो गया अंदर की तरफ, तो वही एक्स हमें निकालना है, ठीक है। अब चीज़ें सोचना है, धीरे से जल्दी से सोचना है कि यहाँ पे सब फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रिक्शनलेस होने के बाद तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी कुछ नहीं लग रहा है बच्चों। तो आप जैसे ही सोचें कि एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। आसान है, इसके ये चीज़ हम लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, इसी को हम यूज कर लेते हैं। या फिर ये चीज़ नहीं आता है दिमाग में, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब करना कैसे भी है, लेकिन सवाल सही करना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, आसानी से। तो यहाँ पे ठीक है बच्चों, चलिए इसी से हम कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि बार बार इससे करते हैं, लेकिन इससे हम अभी करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑल द फोर्सेज में क्या आ जाएगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली क्या हो जाएगा कि फाइनली जीरो हो जाएगा, इनिशियली क्या हो जाएगा, इनिशियल इस ब्लॉक के पास मास है ना, तो हाफ एम वी नोट का स्क्वायर है, ठीक है। और वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, इसका वर्क डन कितना है, फोर्स इधर की तरफ और जा इधर की तरफ रहा है, एक्स इधर और फोर्स इधर, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वी नोट का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें एक्स पता करना था, एम वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के का रूट, ये आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, सिंपल। तो एक्स हम मैक्सिमम निकाल लिए, एक्स मैक्सिमम हमने निकाल लिया है ना बच्चों। ऐसे करेंगे तो आसान होगा सवाल करना, ठीक है। और इससे भी किया जा सकता था सेम, उससे भी वही आता, इससे भी आया था, किसी से करना है, सवाल गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। फिर से एक बहुत ईजी सा सवाल है कि हमें फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया है, नॉन लीनियर स्प्रिंग एग्जर्ट्स अ रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कुछ भी फोर्स लग रहा है, और के और बीटा यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो फोर्स हमें दिया है के एक्स प्लस बीटा ऑफ एक्स का क्यूब, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, जल्दी से, वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस, ये तो होता है बच्चों। तो एस एफ डॉट डी एस होता है, लेकिन एक्स वाई जेड रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे हम लोग एफ डॉट डी एक्स, जो दिया उसी को ले लेंगे ना। तो ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन हमारे पास टोटली क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फोर्स कितना है बच्चों, के एक्स प्लस बीटा एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेट हम कर रहे हैं कहाँ से लेके बच्चों, इंटीग्रेट हम कहाँ से कर रहे हैं, जीरो से एक्स नोट तक, जीरो से एक्स नोट तक, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं, इंटीग्रेट के इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, जीरो से एक्स नोट, ये आप लोग करिए बच्चों खुद से, बीटा इंटू एक्स के पावर 4 आ जाएगा, और एक्स के पावर 4 आ जाएगा, तो ये कहाँ से, जीरो से एक्स नोट तक। सिंपली हम यहाँ पे अब बता सकते हैं चीज़ों को, के एक्स नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा एक्स नोट का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तब चीज़ें यहाँ से कॉमन लेके कर सकते हैं, बस इतना समझना कि ऐसे करना है, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, सवाल तो काफ़ी आसान से आपको दिए गए हैं, जो आपको करना चाहिए खुद से। देखिए बच्चों, सवाल को देखकर डरना नहीं है, पहली बात, डर जाइएगा तो सवाल होगा नहीं। ब्लॉक का मास एम है, स्लाइड्स अलोंग द साइड ऑफ बॉल, ठीक है, ये कुछ बॉल टाइप का दिया हुआ है, इसमें ब्लॉक क्या होता है ना कि ऐसे करके स्लाइड कर रहा है, ठीक है। वॉल ऑफ द बॉल इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है, फ्रिक्शनलेस मतलब स्मूथ है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। बेस हैज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखिए बेस के पास फ्रिक्शन है, इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन है, ये बोल रहा है बेस के पास फ्रिक्शन है, ठीक है, बेस के पास फ्रिक्शन है, 0.2 है, म्यू का वैल्यू भी दे दिया 0.2 है। द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइड, ठीक है, यहाँ से रिलीज कर दिया, नीचे जितना मीटर हाई दिया हुआ है,
वेयर विल द ब्लॉक कम टू रेस्ट, जब यहाँ से हमने गिरा देंगे ना तो चिकना से तो गिर गया लेकिन रुखड़ा पे जाएगा तो ये जाके कहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो गिवन दैट द लेंथ ऑफ द बेस इज 15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, तो कहाँ पे रुकेगा ये बताना है, कहाँ पे रुकेगा बच्चों, है ना। ठीक है, बता सकते हैं, बता सकते हैं। करना क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं, है ना। वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लगाना सीखिए बच्चों चीज़ों को, बैठने से नहीं होगा। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑल द फोर्सेज में क्या क्या आएंगे। पहले तो यहाँ पे क्या है, स्मूथ है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। वर्क डन ड्यू टू यहाँ से इस पे लग रहा होगा, बस जी का लग रहा होगा और कुछ नहीं लग रहा होगा क्योंकि तो स्मूथ है। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जब यहाँ पे आ गया होगा ब्लॉक, जब यहाँ पे ब्लॉक आ गया होगा तो इसके बाद इस पर फ्रिक्शन लगने लगा होगा। सोचिए बच्चों, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा और जा इधर रहा होगा, तो जा इधर रहा होगा तो फ्रिक्शन और इसके बीच का एंगल 180, तो माइनस का वर्क डन हो जाएगा फ्रिक्शन का, मतलब माइनस का वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो था और इधर भी जाके क्या होगा, रुक जाएगा, तो वी भी जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो है, यू जीरो, और जब यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा ना, तो ये जीरो माइनस जीरो। तो कुछ नहीं करना है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, एम जी एच, कैपिटल एम, जी नीचे की तरफ और आ भी नीचे की तरफ रहा है 1.5 मीटर, निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, यहाँ से फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हुआ होगा, तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू 0.2 था, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा होगा, एम जी नीचे की तरफ। अब हमें वर्क डन लिखना है फ्रिक्शन का, तो किसे लिखेंगे, फ्रिक्शन टाइम्स निगेटिव फ्रिक्शन टाइम्स एस जो चला होगा, तो फ्रिक्शन टाइम्स लिख देंगे एस जो चला होगा इक्वल टू 0। अब लिख सकते हैं बच्चों एम जी इंटू 1.5 इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 0.2 इंटू एम जी इंटू एस चला होगा उतना। ठीक है, एम जी कट जाएगा, तो एस का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है बच्चों, एस का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है सोचिए बच्चों, 1.5 डिवाइड बाई 0.5 मतलब 15/2 मतलब 7.5 मीटर, 7.5 मीटर एस का वैल्यू आ रहा है। मतलब कि क्या हुआ, 7.5 मतलब ये हुआ कि इतना दूरी 15 मीटर है और 7.5 मतलब 7.5, 7.5 दूरी बीच में कहीं जाकर रुकेगा, बीच में रुकेगा, 7.5 दूरी का मतलब बीच में कहीं रुक जाएगा, 15 का आधा 7.5 होता है ना, तो बीच में रुकेगा। आसान है यार, देख रहे हैं चीज़ें आसान है बच्चों, ऐसे आ सकते हैं सवाल, बताने में टाइम लग रहा है लेकिन आपको करने में नहीं लगना चाहिए क्योंकि चीज़ें आसान है। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ टू, देखिए अब चीज़ें आ गई वही यूनिफॉर्म चीज़ वाली। तो बोल रहा है कि चेन है जो ऐसे करके मान लेते हैं, एक हमने टेबल ड्रॉ कर दिया और बोल रहा है कि लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर का, 2 मीटर का लेंथ है, होल्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल, हाफ ऑफ इट्स हैंग ओवर द एज, यही है बच्चों हाफ ऑफ इट्स, आधा इसका चेन नीचे लटका हुआ है आधा ऊपर है। ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यू का वैल्यू 0 से रिलीज कर दिया है, वेलोसिटी विथ विच इट लिफ्ट्स द टेबल, किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगा, है ना। जब छोड़ देंगे यहाँ से तो कैसे होगा, जब इसको छोड़ देंगे बच्चों टेबल से, जब हम इसको छोड़ देंगे, है ना, इसे टेबल लेते हैं, तो क्या होगा, जैसे करके नीचे की तरफ जाएगा। अभी तो जस्ट पीछे बताया बच्चों वही चीज़ है, तो आप कर लीजिए इसको जल्दी से, मेरा मत दिखिए, है ना। लेंथ एल, इसका मास एम था, वही चीज़ सिंपली। अब किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा होगा, वी क्या होगा बताइए, वी क्या होगा। फार्मूला डायरेक्ट पीछे का यूज कर सकते हैं, अगर फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। इस पे यहाँ पे इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी कर दो आप, है ना। इनिशियली क्या था बच्चों, रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसको हम क्या करते थे बीच से तोड़ते थे, ये लेंथ कितना लटका हुआ है, इसका टोटल लेंथ है 2 मीटर का, यह है 2 मीटर का लेंथ है, तो बोल रहा है कि आधा नीचे लटका हुआ था, ये पूरा 1 मीटर का हो गया, ये पूरा 1 मीटर का, और ये कितना हो गया, ये 0.5 मीटर का। ठीक है, तो एम जी एच, एम नीचे की तरफ कितना लटका हुआ है बच्चों, इसका एल लेंथ का मास एम है ना, एल लेंथ का मास एम है, तो एल बाई 2 लेंथ का कितना मास होगा, एम बाई 2 ही तो होगा,
ठीक है, तो m/2, सॉरी, अच्छा ठीक, m/2 मास mgh, h कितना है बच्चों 1/2। और ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा बच्चों, नेगेटिव में आएगा, है ना, नेगेटिव में। पीछे बताया था चीज़ें नेगेटिव में क्यों आता है। और बच्चों फाइनली हम बता सकते हैं कि फाइनली हाफ एम वी स्क्वायर, और ये नेगेटिव में हो जाएगा एम जी l/2, मतलब कि 1 मीटर। मैं आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, m कट जाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, नीचे टू नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, v²/2 इक्वल टू कितना आ रहा है, v²/2 इक्वल टू g माइनस g/4, g-g/4 आ रहा है, तो 3g/4 आ जाएगा, नीचे से कट जाएगा दो बारी में। अब बता सकते हैं हम लोग v² का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 इंटू जी का वैल्यू 10/2, 5 बारी में, तो v का वैल्यू √6 आ रहा है, √6 मीटर पर सेकेंड। पता नहीं आंसर कितना दिया है, √6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है बच्चों। आपका कितना आ रहा है आप कमेंट कीजिएगा, अभी हम ऐसे डायरेक्टली चेक नहीं करेंगे, प्रोसीजर यही है, ठीक है, प्रोसीजर यही है करने का। आई थिंक क्लियर होगा, चलते हैं आगे। ओके बच्चों, आगे देखते हैं ये सवाल। यूनिफॉर्म दिया हुआ है, यूनिफॉर्म चेन होता है, लेंथ हिल मास एम का, लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल, फिर से 1/3 ऑफ इट्स हैंगिंग एज ऑफ द टेबल ऑन द जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल। वही चीज़ बच्चों, ये तो आप खुद से सोल्व कीजिए, है ना, ये मैं नहीं करूँगा। ऐसे है और ये नीचे लटका हुआ है, इसको हम ऊपर खींचने के लिए कितना काम करना होगा बता सकते हैं। वही चीज़ फार्मूला यूज कर देंगे, फार्मूला यूज कीजिए या फिर आप खुद से कीजिए बच्चों, करना खुद से ही है, ठीक है। फिर से एक सवाल है कि डैम, देखिए सवाल देखकर डरना नहीं है, ठीक है। सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 550 मीटर अबव द सी लेवल, एक डैम है, डैम होता है ना बच्चों, ऐसे करके आता रहता है। इस डैम को बोला जा रहा है ना कि ऊपर कितना ऊपर है, ये 550 मीटर ऊपर है सी लेवल से, और बोला है सप्लाई वाटर पावर हाउस, और नीचे कोई वाटर पावर हाउस बनाया जाता है ना, नीचे वाटर पावर हाउस बनाया जाता है, आपने देखा होगा वाटर पावर हाउस, है ना, ये टरबाइन ऐसे ऐसे नचते रहते हैं। तो ये वाटर पावर हाउस जो है यहाँ पे जो है, ये वाली, ये कितना ऊंचाई पे है, ये है आपका 50 मीटर की ऊंचाई पे। ये डैम की ऊंचाई टोटली दिया हुआ है हमें 550 मीटर, और ये यहाँ पे पावर स्टेशन की ऊंचाई कितना है 50 मीटर, ठीक है। तो ओवरऑल जो ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो 500 मीटर का ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये 50 मीटर इसलिए दिया है, यहाँ पे हमने मशीन उशीन सब रखा हुआ है बनाने के लिए। जो मेन ऊंचाई है, जो पानी गिर रहा होगा यहाँ से यहाँ तक ही 500 मीटर से, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 2000 kg ऑफ वाटर पासेज थ्रू द टर्बाइन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2000 लीटर पानी, 2000 kg पानी नीचे गिर रहा है एक सेकेंड में बच्चों। एक सेकेंड में क्या हो रहा है ना कि 2000 kg पानी गिर जा रहा है, नीचे की तरफ गिर जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ द पावर हाउस, ठीक है, कितना पावर होगा, और उसका एफिशिएंट 80% है। पहले पावर निकाल लेते हैं, कितना पावर होगा, इतना केजी का मास, समझिए इतना केजी का मास यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, इतना केजी का मास नीचे की तरफ गिर रहा है, तो पावर क्या था, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये जो इतना केजी का मास यहाँ पे पानी गिर रहा है नीचे की तरफ, ये जो इतना ऐसे है 2000 kg का नीचे की तरफ गिर रहा है जी से, तो क्या हो जाएगा वर्क डन, mgh 2000 जी इंटू हाइट h से गिर रहा है, तो 2000 जी 10 है, हाइट कितना है 500, 500 ही तो है, 50 घटा दिया ना, 500 ही तो है, अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है, टाइम एक सेकंड में गिर रहा है ना, एक सेकंड में, एक सेकंड नीचे ऐसे ही रहेगा, तो कितना हो गया बच्चों 10 के पावर 3, 4, 4 2 6, 10 के पावर 7 हो गया 10 के पावर 7 वाट, इतना पावर लग रहा है, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी कितना है, जितना पावर बनाता है उतना भेजता नहीं है, उसका एफिशिएंसी 80% ही है, तो 80% ही इसका एफिशिएंसी हम निकालेंगे, 80% है ना बच्चों, 80%, तो पावर का 80% कर दीजिए, 10 के पावर 7 गुने 80% ऑफ पावर, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो 8 गुने कितना आ जाएगा, 10 के पावर 6 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ रहा है, यहाँ पे मैंने सही किया है क्या, पता नहीं चल रहा है मैंने सही किया या गलत किया है,
बच्चों मैंने सही किया या गलत किया? mgh तो वही आ रहा है 8 मेगावाट ही आएगा ना, पावर 8 मेगावाट आ जाएगा, ये वाली आंसर होनी चाहिए, आई थिंक यही होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो इधर उधर करके है ना वो। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है सिंपली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैसा ही सवाल बिल्कुल सेम, वाटर इज फॉलिंग एट द रेट, दिया वो इतना रेट से फॉलो नीचे की तरफ गिर रहा है, ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन नचा रहा होगा। इफ द हाइट ऑफ फॉल, इतना हाइट से गिर रहा है, पावर डिलीवर कितना होगा? सिंपली फार्मूला का यूज करना है, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन क्या करेंगे, mgh ले लेंगे अपॉन टाइम, 1 सेकेंड में, देखिए 1 सेकेंड में। तो 100 kg गिर रहा है और हाइट कितना से गिर रहा है, 100 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 के पावर 5 वाट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग बोल सकते हैं 100 किलो वाट है, 100 किलो वाट बोल सकते हैं, है ना, 100 किलो वाट बोल सकते हैं। 100 और 3 जीरो हो जाएगा तो किलो वाट बोल देंगे उसको, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आसान है बच्चों, देखिए चीज़ें आसान हो जाती है अगर आप समझें तो। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स द विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड एनर्जी को, जो हवा चलती है वो, जब यहाँ पे ऐसे देखें आप, आपने देखा होगा बच्चों, ये ब्लेड्स होते हैं, ये ब्लेड्स क्या होते हैं ना कि ऐसे ऐसे नचते हैं, जब ये हवा चलती है, इधर से आती है हवा चलते चलते, तो ये ब्लेड्स ऐसे करके नचते हैं, ऐसे ऐसे। तो विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो एज्यूम दैट द जनरेटर कन्वर्ट्स द फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड, एक फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ विंड है जो इधर से चल रहा होगा, किसी मोमेंट पे मान लेते हैं इतना विंड यहाँ पे आ रहा है, कितना विंड होगा वो हम देखते हैं, उसका वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इंटरसेप्टेड द ब्लेड्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर विंड स्पीड, विंड का स्पीड मुझे v दे दिया है, इलेक्ट्रिकल पावर कितना जनरेट होगा किसी अमाउंट से, इतना अमाउंट मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, v के पावर क्या होगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, तो यहाँ से एफ भी आता है, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गया, आंसर हो गया ए। बट ऐसे नहीं करना है, क्योंकि बोला जा रहा है कि हम एक अमाउंट ऑफ विंड ले रहे हैं जो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कुछ अमाउंट को हम लोग लेना पड़ेगा ना बच्चों, कुछ अमाउंट तो लेना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर एफ डॉट भी। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स आपने पढ़ा होगा dp बाई dt होता है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मोमेंट ऑफ टाइम पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना विंड पास हो रहा है, वेरिएबल है बच्चों, हवा हमेशा चेंज हो रहा है, हवा का वॉल्यूम हमेशा चेंज हो रहा होगा, हवा एक समान हमेशा नहीं चलता है, तो इसीलिए dp बाई dt लेना होगा हमें, है ना। तो dp बाई dt इसीलिए हमें लेना होगा, और dp बाई dt लेते हैं तो क्या आता है, f इक्वल टू ए में डायरेक्टली नहीं आता है, समझ में आ रहा है आपको, f इक्वल टू ए में डायरेक्टली नहीं आता है, d इंटू एम भी बाई डी टी। मास कांस्टेंट लेते हैं तब तो मास हमेशा कांस्टेंट होगा नहीं, मास कांस्टेंट हमेशा होगा नहीं, तो हम वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि v वेलोसिटी से चल रहा है, तो v बाहर ला देंगे और dm बाई dt कर देंगे, तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा। अरे समझ में, क्यों किया ऐसा समझिए बच्चों इसलिए किया ना, ताकि यहाँ पे जो फोर्स है ना बच्चों, जो फोर्स लगा रहा होगा विंड यहाँ पे इस ब्लेड्स पे, तभी तो ये नच रहा है, तो फोर्स हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लग रहा होगा। फोर्स डायरेक्टली फोर्स इक्वल टू ए में हम नहीं लिख देंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे हमेशा चेंज हो रहा है मास, डायरेक्टली एम यहाँ पे नहीं है, एम वेरिएबल है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एयर आ रहा है, तो एक अमाउंट ऑफ टाइम पे इतना एयर आएगा, अगला अमाउंट ऑफ टाइम पे इतना एयर, तो एयर का हमेशा वेरिएशन हो रहा है, उसका वॉल्यूम वेरिएशन हो रहा है, तो उसका मास वेरिएशन होगा, डेंसिटी में वेरिएशन होगा ना बच्चों, ऐसे करके। इसीलिए हम डायरेक्टली मास एम ए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मास वेरिएबल है। जब मास वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं, v को बाहर ले आते हैं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बोला है ना v वेलोसिटी से है, इसीलिए ये फोर्स लेना होगा। ठीक है, तो फोर्स क्या लेना होगा बच्चों, v डी एम बाई डी टी इंटू वेलोसिटी, तो इधर तो v स्क्वायर आ गया, और डी एम बाई डी टी कितना होगा बच्चों, अब देख लेते हैं करके। तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि एक अमाउंट ऑफ एयर ले रहे हैं ना, तो अमाउंट ऑफ एयर में क्या होगा, अमाउंट ऑफ एयर में मान लेते हैं कि उस एयर का डेंसिटी क्या है, डी है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एयर का ले रहे हैं, किसका, एयर का, है ना, एयर का ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, चीज़ें आसान हो जाएगी कि जो एम हो जाएगा ना मास इसका, वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम डायरेक्टली हमें कहीं पे बोला नहीं जा रहा है, तो वॉल्यूम को भी चेंज करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है, यही तो होता है। कोई एरिया में जा रहा है ना बच्चों, एरिया में कुछ एरिया होगा इसका, है ना, इतना हवा जा रहा है इस क्षेत्र से, है ना। कुछ सिलिंड्रिकल लेते हैं तो उतना एरिया से पास आउट होता है ना। सिलिंड्रिकल कोई चीज़ ले लिया ऐसे करके, ये सिलिंड्रिकल है ना, तो इससे कितना एयर इसे आर पार हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया इंटू लेंथ करना होगा। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ करना होगा, तब मास हमारे पास आएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से डी एम बाई डी टी कितना हो जाएगा? डी एम बाई डी टी कितना हो जाएगा बच्चों? डेंसिटी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट है, लेंथ हवा चलने का लेंथ हो वहाँ पे वेरिएबल हो रहा होगा, तो डी एल बाई डी टी कर देंगे। तो डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी हो जाएगा। लेंथ डी एक्स बाई डी टी होता है ना वेलोसिटी, वैसे डी एल बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एम बाई डी टी क्या आ रहा है? वी स्क्वायर इंटू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो पावर जो हमारे पास आ रहा है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का क्यूब, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब हो जाएगा। देख रहे हैं, ये सवाल बहुत ही दिमाग लगाने वाला था, है ना बच्चों, दिमाग लगाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे अगर गलत कर देंगे, गलत तो होएगा ही फर्स्ट टाइम मेरे से भी गलत हो गया था, मैं सीखा था फिर इसको किया, ठीक है। तो वेलोसिटी की पावर 3 आता है इसमें, याद रखिएगा। याद नहीं रखिएगा कर लीजिएगा बच्चों, सोचिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। आसान सा सवाल। अब PYQ एक देख लेते हैं बच्चों। PYQ बहुत आसान होते हैं। देखिए जेईई मेन का आया हुआ सवाल है, पेपर 2 आया था सिटिंग 2 में, 2022 का सवाल है। एक सैंड बैग है जिसका मास दिया हुआ है, सस्पेंडेड बाई अ रोप। अच्छा, एक रोप से बांधा हुआ है ना बच्चों, एक ऐसे करके हमने रोप से क्या कर दिया है, एक सैंड बैग को बांध दिया है। इसमें क्या है? सैंड भरा हुआ है ना, आप बालू भर देते हैं बैग में, उसी तरीके से। तो इसका मास मुझे दे दिया है 9.8 kg, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि बुलेट ऑफ इतना ग्राम ट्रेवलिंग विद द स्पीड, ठीक है। एक बुलेट दे दिया हुआ है, बुलेट, ये बुलेट का स्पीड जो दे दिया है हमें वो 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, बड़ा स्लो है, और 200 ग्राम का है। बुलेट का मास भी दे दिया। गेट्स इम्बेडेड, जब यहाँ से गोली चलाएंगे तो यहाँ पे जाएगा ना बच्चों, जैसे टिच के हों, तो गोली जाके अंदर चला जाएगा इस बैग में जाके, और कहीं पे जाके रुक जाएगा, वही तो होगा, हमें वही लग रहा है। गेट्स इम्बेडेड इनटू इट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा जब वहाँ पे चला जाएगा। सोचिए फाइनली कंडीशन क्या होगा, फाइनल कंडीशन क्या होना चाहिए, फाइनल कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों? ये ऐसे था, तो ये क्या किया होगा, ये बुलेट जाकर यहाँ पे अंदर धंस गया होगा, ये बुलेट अंदर जाके रुक गया होगा, रेस्ट पे आ गया होगा, और इसमें कुछ वेलोसिटी दे दिया होगा v। अब बुलेट गया किसी चीज़ को रुका हुआ होता है, हम उसको जोर से मारते हैं और वो सटे रहता है, तो वो भी तो धीरे से चलता है ना, धीरे से तो चल ही जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे गया होगा तो ये कुछ वेलोसिटी दे दिया होगा ऐसे करके। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल कंडीशन काइनेटिक एनर्जी को घटा देंगे तो लॉस आ जाएगा। जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना होगा, पहले तो मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, सिंपल सा। किस लिए मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोमेंटम कंजर्व कब करते हैं बच्चों, जब अगर किसी भी सिस्टम पे बाहरी फोर्स नहीं लग रहा हो, हमने बाहरी फोर्स कहीं नहीं लगाया, तो उसमें हुए चेंजेस को, मोमेंटम के चेंजेस को हम इक्वेट कर देते हैं, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि बाहरी से हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो अंदर के फोर्सेज जो लगते हैं उसके वजह से मोमेंटम सेम हो जाता है। अरे समझ में, मोमेंटम नहीं बदलता है, जो पहले होता है वही बाद में होता है, क्योंकि बाहरी का फोर्स का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है उसमें, अंदर का फोर्स आपस में कैंसिल आउट होते हैं, बैलेंस करते हैं, मोमेंटम बैलेंस हो जाता है, इसीलिए हम करते हैं। तो देखिए बच्चों, इनिशियल मोमेंटम क्या है और फाइनल मोमेंटम क्या है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इनिशियली क्या चल रहा है, इनिशियली ये चल रहा है, ये रेस्ट पे है, तो इसका मोमेंटम 0, ये इसका चल रहा है, इसका लिख लेंगे। तो P इक्वल टू एम भी होता है ना, P इक्वल टू एम भी होता है। तो मास कितना है बच्चों, 200 ग्राम बटा 1000 करना होगा ना, ताकि केजी में। भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या है बच्चों, फाइनल मोमेंटम अंदर चला गया होगा, तो इसका भी तो मास लिखना होगा। ये इसका मास कितना है बच्चों, 0.2 kg ही तो है, वो 200 बटा 1000 करेंगे तो 0.2 kg आता है। तो ओवरऑल दोनों का मास मिलाएंगे तो कितना हो जा रहा है, 10 kg का। सोचिए 9.8 और 0.2 10 kg का, तो ओवरऑल मास कितना आ गया इसका, 10 kg का, और ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा फाइनली, 10 kg इंटू वेलोसिटी भी होगा। सिंपली अब इक्वेट कर दीजिए, ये कितना आ रहा था 0.2, ये तो 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 10 भी, तो भी का वैल्यू फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगा
1/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनली हमने वेलोसिटी निकाल लिया ये वाली। ठीक है, अब हमें निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा। शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितना था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था बच्चों, शुरू में काइनेटिक एनर्जी तो बस इसी का था ना, कितना था इसका, कितना था इसका, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना है 0.2, वी का स्क्वायर मतलब 100। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था, जल्दी बताइए 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 बच्चों, 10 था। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम 10 kg का, वी का स्क्वायर मतलब 1/25, 5 बार में तो 1/5 मतलब कि 0.2। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो पहले था और जो अब हुआ माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 0.2 तो 9.8 जूल का लॉस हुआ होगा। सिंपल, 9.8 जूल का लॉस हुआ होगा। आंसर यही हो जाएगा, बी ऑप्शन। सिंपली बच्चों बस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल को घटा देना था यार, घटा देना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आसान है, आसान है बच्चों। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दे दिया फोर्स डिपेंडेंट ऑन टाइम है, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg है, मास दे दिया 1 kg। जेई के सवाल भी आसान होते हैं बच्चों, देखिए ना, करिएगा तो हो जाएगा। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू का वैल्यू 0 से स्टार्ट करता है, वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड में कितना वर्क डन होगा इस फोर्स के द्वारा। फोर्स क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, मतलब 6/t है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, तो हमें वर्क डन निकालना। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, F.ds होता है, तब उस टर्म में हमको लाना होगा। ठीक है, ला देंगे। टाइम डिपेंडेंट है तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे तो वही है, 60 दे दिया है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, मास 1 kg का है ना, तो 1 kg तो एक्सेलरेशन 60 आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है, जो दिया है उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं, बनता जा रहा है सवाल, इक्वल टू 60 हो गया। तो dv का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू वेरी कर रहा है, इनिशियली रेस्ट पे था, जीरो पे, इनिशियली टाइम जीरो पे रेस्ट पे था, और फाइनली कुछ वेलोसिटी हो गया होगा उसका। देखिए ना बच्चों, इनिशियली स्टार्ट करता है कहाँ से, रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो जीरो से स्टार्ट किया, टाइम जीरो पे, तो वर्क डन क्या हो गया होगा फाइनली 1 सेकेंड के बाद, तो 1 सेकेंड के बाद वर्क डन पूछ रहा है। अब कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, भी आ जाएगा 6/2t², जीरो से 1 पे वैरी कर रहा है, तो 3, फाइनल वेलोसिटी 3 आ गया। फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास आ गया बच्चों, वो कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ तो हमने निकाला है। ठीक है, तो अब हमें वर्क डन पता करना है, तो वर्क डन F.ds होता है ना, तो F.ds होता है, ठीक है, ओके ओके, फोर्स लिख देते हैं वही ma इंटू जो एस चला होगा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, एस हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या, अगर टाइम 1 सेकेंड पे देखें तो यूज कर सकते हैं। 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, पहले 1 सेकेंड में अगर 1 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, तो 6 आ जाएगा। तो करते हैं, तो हमें एस निकालना है ना, तो एस का 2 फॉर्मूला होता है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, और एस इक्वल टू ut प्लस हाफ t², ut प्लस हाफ t²। ये तो जीरो हो जाएगा, ये t² आ जाएगा, तो ये हम t² लेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन बच जाएगा ना बच्चों, एक्सेलरेशन को हमें हटाना है, तो इससे अच्छा तो हम यही यूज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन को हमें हटाना है ना, तो इसमें हट जाएगा, देखिए कैसे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, इनिशियली जीरो था, फाइनली v², 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 2as, 2a, हमको a हटाना है, छोड़ देंगे, s लिख देंगे, s का वैल्यू 9/2as आ जाएगा, है ना, 2a आ जाएगा ना बच्चों, a आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं 9/2a, हम a इसीलिए रखें क्योंकि a हट जाएगा, देखिए, और इसमें s इक्वल टू ut प्लस हाफ t² में नहीं हटता, इसीलिए ध्यान से देखना होगा आपको। तो अब क्या हो जाएगा, 9m/2, 9 इंटू m1 kg डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4.5 जूल आ रहा है, 4.5 जूल आ रहा है। सिंपल, आसान है यार, देख रहे हैं, आसानी से किया जा सकता है बच्चों। फोर्स फिर से 2 kg ऑब्जेक्ट पे बोल रहा है, मास दे दिया है 2 kg का, करिए बच्चों खुद से। जो फंक्शन दिया हुआ है x का, वो 3t² है प्लस 5, वर्क डन बाई फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड, वर्क डन बाई फोर्स
इन फर्स्ट 5 सेकेंड कितना होगा, वर्क डन लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस। पहले 5 सेकंड में वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है, बता सकते हैं। ओके, तो हमें एक्स दे दिया तो बच्चों हम सिंपली नहीं बता सकते, वर्क डन ही तो बताना है हमें, सिंपली बता सकते हैं हम लोग बिल्कुल आसानी से। एक्स इनिशियल यहाँ से निकाल लेते हैं और एक्स फाइनल निकाल लेते हैं। यही तो डी एस होता है, डेल्टा एस, मतलब एफ डॉट डी एस मतलब एफ डॉट डेल्टा एक्स ही तो बोल सकते हैं, एक्स दिया है तो, ठीक है। तो इनिशियली कितना होगा, इनिशियली वर्क डन इन फर्स्ट 5 सेकंड पूछ रहा है। तो इनिशियल क्या होगा, फर्स्ट 5 सेकंड मतलब पहले के 5 सेकंड। तो उससे पहले क्या, रेस्ट पे ही तो होगा, टी इक्वल टू 0 पे। पहले 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड पे, तो उससे पहले क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो टी इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं, एक्स इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे और टी फाइनल टी इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो 0 पे कितना होगा बच्चों, 0 पे कितना होगा, 5 आ जाएगा, और 5 पे कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25 से 75, 75 और 5 कितना हो जाएगा, 80। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 80 माइनस 5 मतलब 75, 75 मीटर आ जाएगा। तो फोर्स इंटू फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू 75। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए बच्चों, डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 टी, यही तो वेलोसिटी होता है। तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, यही तो 6 आ गया। सिंपल, यही एक्सेलरेशन हो गया। तो मास कितना, 2 इंटू 6 इंटू 75, कितना हो जाएगा बच्चों, सोचिए, 150, 15 के बीच, चौके 60, चौके 60, छक्का 90, 90, 900 आ गया, 900 जूल। सिंपल, देख रहे हैं आसानी से हो गया बच्चों। ऐसे करना है सवाल, एग्जाम में आता तो ऐसे करना है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक और सवाल आसान सा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है अलोंग अ लाइन जो दिया है फोर्स। अच्छा, ये कोई फिगर दिया हुआ है, पेपर 1 का है, जेईई मेंस 2020 का ही सवाल है। ठीक है, तो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ए टू बी, ठीक है ना। डिटरमाइन द वर्क डन बाय द पार्टिकल बाय फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जा रहा है ना, तो इसमें कितना काम होगा, वर्क कितना होगा ए से बी जाने में, वो बताना है, बता सकते हैं। ये चीज़ हमने क्लास में बहुत बारी बताया है। जो फोर्स हो अगर दिया हो माइनस का एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप, तो क्या करते हैं, वर्क डन के लिए क्या करते हैं, एफ डॉट डी एस करते हैं। तो डी एस क्या लेते हैं, सिंपली याद कीजिएगा, तो डी एस क्या लेते हैं, डी एक्स आई कैप और प्लस डी वाई जे कैप, यही लेते हैं तो आंसर आ जाता है। क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो एस डी एस लेते हैं ना, ये वेरिएबल होता है एक्स में, वाई में, जेड में। तो यहाँ पे एक्स वाई दिया है, अगर जेड देता है तो प्लस डी जेड के कैप भी ले लेते हैं, है ना। दोनों दिया है एक्स वाई, तो डी एक्स डी वाई ले लिया, सिंपल। अब जल्दी से बच्चों, जल्दी से बच्चों, फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एस, तो माइनस का एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप का डॉट कर देते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई। अब जो ये चीज़ आ गया, यही तो वर्क डन है, बी डब्ल्यू, वही वर्क डन वेरी हो रहा होगा कहाँ से, 1,0 से 0,1, यही तो है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए एक्स वाला में क्या करेंगे, देखिए ऐसे देखना होगा, एक्स क्या है, ये है, एक्स क्या है, ये है। एक्स में 1 से 0, वाई में 0 से 1, एक्स में 1 से 0 और वाई में 0 से 1 कर देते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स कहाँ से वेरी हो रहा है, 1 से 0 तक, प्लस 1/2 इंटू वाई स्क्वायर कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से 1। इतना आसान है ना, साथ साथ करिए। तो माइनस का हाफ हो जाएगा इंटू माइनस का 1 प्लस हाफ इंटू 1, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 1, तो वर्क डन होगा 1 जूल। कितना आसान है यार, देख रहे हैं बच्चों, जल्दी से हो जा रहा है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं बच्चों, देखिए 2020 में सब पीछे आया रखा है। ऐसे करना है जल्दी से, ठीक है, चीज़ें आसान है। तो यहाँ तक आने के लिए आपको बच्चों थैंक यू। और बच्चों टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसका सवाल खुद से लगाइए, मैं तो कितना कराऊँ, मैं तो कराता ही रह जाऊँगा। खुद से करना है ना, खुद से करेंगे तो होगा। चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय।